हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशियो क्रेज। आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10th, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स आती है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जिस भी चीज के पास यूटिलिटी हो या उसकी कोई वर्थ हो, हम उसे क्या टर्म करते हैं, रिसोर्स। वेयर एज डेवलपमेंट हमने अपनी पिछली ही क्लास में पढ़ा है, डेवलपमेंट मतलब होता है ग्रोथ। तो सबसे पहले तो हमने ये दो टर्म्स का मतलब समझा कि रिसोर्सेज क्या होता है एंड डेवलपमेंट क्या होती है। पर जैसे कि अब हम लोग हो गए बड़े, तो जरूरी है कि हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलें। तो अब समझते हैं रिसोर्सेज होता क्या है एज पर क्लास 10th। तो रिसोर्स हम किसे कहते हैं, जो चीज सेटिस्फाई करती है हमारी नीड्स को, सेटिस्फाई करती है जरूरतों को, उसको क्या कहते हैं, रिसोर्स। सेकेंड, जो चीज हमारे पास टेक्नोलॉजिकली असेसिबल है। टेक्नोलॉजिकली असेसिबल मतलब कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उस चीज को यूज कर सके। टेक्नोलॉजी मतलब हमारे पास उतने स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी है कि हम एक चीज को उसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर सके, उसे इंप्लीमेंट भी कर सके सोसाइटी में, उसके हार्म इफेक्ट्स को रिड्यूस भी कर सके, मतलब प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी होना। तीसरा है इकोनॉमिकली फीसिबल। इकोनॉमिकली फीसिबल मतलब फॉर एग्जाम्पल कि हमने आयरन ओर में से आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो वो है हमारा 1 करोड़ रुपीस का एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, हमें लग रही है 1 करोड़, और वो ही आयरन अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो हमें मिल रहे हैं 40 लाख रुपए। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ? नहीं हुआ। तो अगर हमें इतनी महंगी चीज एक्सट्रैक्ट करने में इतना कम पैसा मिल रहा है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। रैदर एक और ऑप्शन है हमारे पास, उसको एक्सट्रैक्ट कर ले या कोई ऑल्टरनेटिव चीज में यूज कर ले जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो, 1 करोड़ 50 लाख की मिल सके, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है इकोनॉमिकली फीसिबल है भी या नहीं, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना और बेचना हमें प्रॉफिट दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या हम लॉस में जा रहे हैं। लास्ट अप वी हैव कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जो रिसोर्स मैंने बनाया है वो कल्चर एक्सेप्ट भी कर रहा है, नहीं कि वो कल्चर में हार्म ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई रिसोर्स बनाया और वो हमारे एनवायरमेंट को 5x स्पीड पे पॉल्यूट कर रहा है, तो वो क्या कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। तो फॉर अ मटेरियल टू बिकम अ रिसोर्स, वो एक तो सेटिस्फाई करना चाहिए नीड्स को, दूसरा वो टेक्नोलॉजिकली असेसेबल होना चाहिए, तीसरा वो इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए, एंड फोर्थ वन कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एंड दैट थिंग कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। एक मटेरियल को अगर हम रिसोर्स बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सारी चीजें पहले कोई मटेरियल होता है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं रिसोर्स में, तो वो कन्वर्जन कैसे होती है वो पढ़ते हैं। कन्वर्जन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है अपना एनवायरमेंट, क्योंकि जिसमें से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें पहली चीज क्या चाहिए, एनवायरमेंट, जिसमें से हम अपने सामान को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपने मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको यूज करने के लिए, उस सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। समझो हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ही नहीं है, तो हम एक मटेरियल को रिसोर्स नहीं बना पाएंगे। थर्ड अप वी हैव इंस्टीट्यूशन। हमें चाहिए इंस्टीट्यूशन, जैसे हो गई गवर्नमेंट, क्योंकि फिर वो बताएगी कि ये जो है ये लागू किया गया है, ये अब हम एज अ रिसोर्स लेंगे, हम इसको ये चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, पर अगर हमने इसको गलत तरीके के लिए यूज किया तो वो पनिशेबल है। फॉर एग्जाम्पल एसिड, हम उसको लेबोरेटरीज में अपनी स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं, पर अगर हम उसको एसिड अटैक के लिए यूज करें ऑन ह्यूमन बींग्स तो वो पनिशेबल है। तो अगर हम एक मटेरियल को रिसोर्स बनाना है, हमें एनवायरमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और गवर्नमेंट चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ह्यूमन चाहिए, ठीक है। एक ह्यूमन ही है जो मटेरियल को रिसोर्स बनाता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक इंसान नहीं होगा तो एनवायरमेंट में से कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, अगर एक इंसान नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी, एनिमल्स वर्क करेंगे नहीं, और अगर एक इंसान नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे होगा। तो ये सब चीजें कि मटेरियल एक रिसोर्स बनता है, सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन, क्योंकि वो अपनी स्किल लेके आता है, अपनी नॉलेज लेके आता है, एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन एज अ रिसोर्स को हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। डेवलप करना मतलब कि उसकी स्किल्स अप टू दिमाग रहे, उसकी हेल्थ अप टू दिमाग रहे, उसकी एजुकेशन अप टू दिमाग रहे, ताकि वो एज अ सोशल बीइंग एक्ट कर सके और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके इन सोसाइटी। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पुरानी बुक्स में ये बहुत डिटेल में दिया गया है, पर अब जो न्यू एडिशन आए हैं उसमें सिर्फ एक माइंड मैप दिया गया, तो हम भी इसको थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक मतलब जैसे हो गए ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, ये सब हमारे किस में आ गए, बायोटिक में, मतलब लिविंग थिंग्स में। वेयर एज एबायोटिक मतलब हमारा कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे जो हमारे रिसोर्सेज है वो आगे नॉन लिविंग थिंग्स में, दैट इज एबायोटिक में। सेकंड अप वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यूड हो जाते हैं,
जो रिन्यूड हो जाते हैं, और ये एजेस लेते हैं टू गेट रिन्यूड। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होंगे जो इजिली रिन्यूड हो जाते हैं, इजिली फिर से बन जाते हैं, एंड दे आर अनलिमिटेड इन स्टॉक। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी। वेयर एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कि वो अगर एक बार यूज अप हम कर रहे हैं तो इट विल टेक एजेस, 100 ऑफ इयर्स टू देम टू गेट रिन्यूड। ठीक है, तो ये जरूरी बन जाता है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हम उन्हें ध्यान से यूज करें, क्योंकि वो लिमिटेड स्टॉक में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वी हैव रिन्यूएबल एंड वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड अप वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप में सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिविजुअल ओनरशिप, फिर हमारे पास आता है कम्युनिटी ओनरशिप, फिर हमारे पास आता है नेशनल ओनरशिप, एंड देन कम्स इंटरनेशनल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप, ये वॉच है ये मेरी है, ये मार्कर है ये मेरा है, ये कपड़े हैं ये मेरे हैं, तो ये जो रिसोर्सेज है ये मेरी ओनरशिप है, ये एक इंडिविजुअल बंदे की ओनरशिप है। ठीक है, वेयर एज हमारे पास है कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी ओनरशिप मतलब ये चीज पूरे एक कम्युनिटी की है। फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी के पार्क्स, फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी का स्विमिंग पूल है ना, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी ओनरशिप। थर्ड अप वी हैव नेशनल ओनरशिप, जैसे हाईवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सारे हमारे हैं नेशनल ओनरशिप, जो पूरे नेशन के, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, रेड फोर्ट हो गया, हमारा ताजमहल हो गया, ये सब हमारे क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए जिसपे किसी एक कंट्री का हक नहीं होता है, कलेक्टिवली हम लोग उसको ओन करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात टू नो कि समझो यहाँ पे हमारे पास लैंड है और यहाँ हमारे पास वाटर है, तो इस वाटर के अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्सेज होंगे वो इस कंट्री के होंगे, और जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है वो कंट्रीज डिसाइड करेगी कि विद हुम टू शेयर, कैसे शेयर करना है, ये सब। तो जो विद इन 200 नॉटिकल माइल्स है वो इस पर्टिकुलर एक नेशन के, जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, वो किसी एक कंट्री के नहीं है। फोर्थ अप वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है कि एक कंट्री है, उसको पता है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज है, उसकी उन्हें क्वांटिटी भी पता है, क्वालिटी भी पता है, पर अभी उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ये रिसोर्स को यूज कर सके। अभी उतना पोटेंशियल नहीं है, अभी उतनी ताकत नहीं आई है कंट्री में, अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है उस कंट्री के पास, इतनी पावर नहीं है उस कंट्री के पास कि वो इस रिसोर्स को यूज कर सके। सेकेंड अप वी हैव डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब क्वांटिटी भी पता है, क्वालिटी भी पता है, टेक्नोलॉजी भी है, तो ये हम बढ़िया से अपना रिसोर्स यूज कर रहे हैं, वो हो गया हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। फिर है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक मतलब एक कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेज तो है पर वो रिसोर्सेज यूज करने के लिए उसके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो अपने रिसोर्सेज यूज नहीं कर पा रहे, उसको हमने क्या टर्म दिया, स्टॉक। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O होता है, तो H2O से हमने लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हम एक एज इंपॉर्टेंट गैस यूज कर सकते हैं, पर अभी इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हाइड्रोजन को एज इंपॉर्टेंट गैस यूज कर सके, उसे यूटिलाइज कर सके इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लास्ट अप वी हैव रिजर्व। इसका मतलब एक कंट्री को उसके रिसोर्सेज पता है, उसकी क्वांटिटी पता है, क्वालिटी पता है, और उसके पास टेक्नोलॉजी भी है उस रिसोर्स को यूज करने का, बट वो अभी वो रिसोर्स यूज नहीं कर रही एंड बचा रही है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज को क्या कहेंगे हम, रिजर्व्स। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वी हैव पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक है, तो हम लोगों को पता है क्या लगता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, कि हमें ये नेचर से यूं ही मिले हैं तो हम इसको रेकलेसली यूज कर रहे हैं, जैसे मना है इसको वैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर तुम मानते हो कि जो रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक सर्वाइवल के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से रह सके, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या है, हम ऐसा मान रहे हैं कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो इससे क्या कर रहे हैं, हम डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं अपनी नीड नहीं, हम अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ग्रीड मतलब जो लालच है, ठीक है, जरूरत है तो ये रिसोर्सेज सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज 1 करोड़ कमा रही हूँ, पर मुझे यार 1 करोड़ क्यों कमा रही हूँ, अभी तो इतनी लग्जरियस लाइफ चाहिए, मुझे और चाहिए, तो 2 करोड़, फिर 2 करोड़ उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, अरे अब मुझे कितने चाहिए, 3 करोड़। ठीक है, तो ऐसा हो, मतलब जो ह्यूमन की ग्रीड है, मतलब जो लालच है, वो ये डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज करवा रहे, क्योंकि उन्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सेकेंड अप वी हैव एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। क्या है, रिसोर्सेज कौन ले पा रहे हैं, जो रिच है, ठीक है, और जो पुअर है वो नहीं ले पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है ये रिसोर्सेज ओन करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डिवाइड, मतलब रिच आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, तो उनके बीच में इकोनॉमिक गैप बहुत बढ़ रहा है। तुम बताओ, एक पुअर एक रिच में एक कंट्री में बहुत गैप बढ़ रहा है, तो वहां पे हार्मोनियस सिचुएशन रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ रहा है। फिर है हमारे पास
ये जो हम अपने रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है, O3 लेयर है, वो डिप्लीट हो रही है, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन मतलब सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, हमारी लैंड खराब हो रही है। तो क्या है, अब हमने देखा कि हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। एक तो हम उसे डिप्लीट कर रहे हैं अपना लालच पूरा करने के लिए, दूसरा इकोनॉमिक और पुअर में गैप बढ़ रहा है, तीसरा अपने ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब, ठीक है। तो क्या है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी सके, ठीक है। ये तो हम बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली एंड रैशनली यूज करना है ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें, ठीक है। तो इसके लिए क्या, हमारे पास एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम प्रेजेंट में तो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में अपनी जरूरतों को पूरा करने के हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, बट दैट डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। कि मतलब अभी हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है, वो हमें ध्यान से करनी चाहिए ताकि रिसोर्सेज बचे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, ताकि वो उन रिसोर्सेज को यूज करके डेवलपमेंट कर सके। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम प्रेजेंट जनरेशन का भी ध्यान रख रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट सबसे पहले कौन सी बुक में लिखा गया था, आर कॉमन फ्यूचर। ये बात याद रखेंगे, वी कैन साइट इट इन आवर आंसर, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले कहां लिखा गया था, आर कॉमन फ्यूचर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब प्रेजेंट में तो हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, पर हमें रिसोर्सेज जुडिशियसली यूज करने चाहिए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी वो रिसोर्सेज यूज कर सके अपनी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या हुआ, हमारी बहुत सारी कंट्रीज एक जगह मिल ली और उसका नाम हुआ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। कहां हुआ ये, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ये हुआ ब्राजील में इन 1992, ठीक है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ ब्राजील में। इसमें क्या हुआ, हेड ऑफ बहुत सारी कंट्रीज आई, वो सब बैठे और उन्होंने बात करी, यार ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही है हमारे वर्ल्ड में, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो अभी हमने बात करी, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, तो इसके हमें कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। तो इस मीटिंग का रिजल्ट, अब देखो हम टीचर्स बैठ के मीटिंग करेंगे तो उस मीटिंग का कुछ रिजल्ट तो निकलेगा ना, वैसे ये कंट्रीज के मेंबर्स ने बैठ के अपनी मीटिंग करी तो उसका रिजल्ट क्या निकला, एजेंडा 21। एजेंडा 21। तो ये एजेंडा क्या कह रहा है कि वी विल फोकस ऑन द इश्यूज लाइक, कॉम्बैट करेंगे इन्वायरमेंटल डैमेज को, कि जो हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसे ठीक करेंगे, हमारी पॉवर्टी जो इतनी गरीबी है उसको ठीक करेंगे, जो ग्लोबल डिजीज है जैसे पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, इसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब ये सारी जो इश्यूज है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन भी क्या होना चाहिए, ग्लोबल ही होना चाहिए। कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स रिस्पेक्ट नहीं कर रही कोई बाउंड्रीज की, कि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में ही है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम सिर्फ यूएस में है, ठीक है, ये पूरे ग्लोबल ही है, तो इसका सोल्यूशन भी क्या होना चाहिए, ग्लोबल ही होना चाहिए। कि सब लोग एक साथ आए और कोऑपरेट करें और अच्छे से अपने डिसीजंस ले और ये सारी चीजों को, जो प्रॉब्लम्स है उनको इरेडिकेट करें। ये क्या था हमारा एजेंडा 21, कि हमें ग्लोबल कॉपरेशन चाहिए, ग्लोबल प्लानिंग चाहिए टू डील विद द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो हमने देखा रिसोर्सेज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अराइज करता है हमारे लिए इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब समझो आप लोग क्लास 10th में, तो आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हो ना यार, बोर्ड पेपर से पहले 10 सैंपल पेपर सॉल्व होने चाहिए, इतनी बार रिवीजन होनी चाहिए, है ना। तो अब अगर हमारा रिसोर्सेज बढ़िया तरीके से हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि इंडिया में ना क्या है, डाइवर्सिटी है, पीपल की भी एज वेल एज रिसोर्स की भी। जैसे कोई रीजन है हमारे पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेयर एज कोल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है, वेयर एज जो हमारे पास राजस्थान वगैरह है, वहां पे हमारे पास विंड एनर्जी, ये सब बहुत ज्यादा है, विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, ये सब। और जो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो अलग अलग रीजन है वो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, जैसे इस रीजन में कोल है, पेट्रोलियम है, इस रीजन में मैग्नीशियम है, आयरन है, इस रीजन में वाटर रिसोर्सेज है, इस रीजन में सोलर विंड एनर्जी। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, तो हमें उन रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करें और एक प्रॉपर प्लानिंग से यूज करें, वो इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखते हैं अब हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग कैसे करी, ठीक है। तो अब हमारा एजेंडा है, जैसे एजेंडा 21 था, कि अब हमने रिसोर्स प्लानिंग कैसे करी, ठीक है। फर्स्ट अप वी हैव आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिसोर्सेज है, कहां है,
कितनी क्वांटिटी में है, कितनी क्वालिटी में है, पहले ये सब चीजें आइडेंटिफाई करनी है। अब आप किसी जगह जाओगे, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ना, ऑब्जर्व करोगे चीजों को। इन द सेम में यहाँ भी ऐसा हो रहा है, हम एक रीजन में गए, वहां से पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने रिसोर्सेज है, कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में, उसका एक्सट्रैक्शन है वो हमारे लिए पर्पसफुल रहेगा भी नहीं या नहीं, वो यूज रहेंगे भी या नहीं। तो प्रॉपर हमें फर्स्ट स्टेप है हमारा उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट, ये सब ध्यान रखना। सेकेंड अप वी हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए उस मटेरियल को एक रिसोर्स बनाने की, तभी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें आयरन को रिसोर्स बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो हम आयरन एक्सट्रैक्ट क्यों करेंगे, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे। ऐसा होता है ना कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी, हम आयरन से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो हम उसको वेस्ट क्यों करेंगे उसकी एक्सट्रैक्शन। वही एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट, वही मटेरियल को रिसोर्स बनाने की कॉस्ट हम कहीं और लगा सकते हैं। तो क्या है, टेक्नोलॉजिकली असेसेबल भी होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास एक उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए, उस मटेरियल को रिसोर्स बनाने के लिए, तो एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड अप वी हैव जो रीजनल प्लान है, दैट शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द नेशंस प्लान, कि जो एक रीजन का प्लान है, फॉर एग्जांपल जो राजस्थान का प्लान है, दैट शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ इंडियन प्लान। क्यों? क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क करने चाहिए। समझो राजस्थान पानी उड़ाओ पे काम कर रहे हैं और इंडिया पानी बचाओ पे काम कर रहे हैं, तो ये तो पोलर पार्ट्स हो गए, दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर दोनों पानी बचाने की तरफ काम करेंगे, तो यूनिडायरेक्शनल में जा रहे हैं, तो हमारी इंप्रूवमेंट हो पाएगी, तो हमारी डेवलपमेंट हो पाएगी, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि रिसोर्स प्लानिंग कब होगी? सबसे पहले जब हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन्वेंट करेंगे अपने रिसोर्सेज को। दूसरा, हमारे पास बढ़िया सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तीसरा, जो हमारा छोटा प्लान है वो बड़े प्लान के सेम होना चाहिए। एक और बात बताना चाहूंगी मैं आपको, हमारे पास पहले पता है क्या होते थे? 5 ईयर प्लान होते थे। एक ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी, एक कमिटी थी, दैट इज प्लानिंग कमीशन, जो आई थी हमारे पास 1950 में, वो लेके आई थी ये 5 ईयर प्लान। तो जैसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसने फोकस किया एग्रीकल्चर पे, सेकंड 5 ईयर प्लान ने फोकस किया इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट पे, थर्ड 5 ईयर प्लान ने फोकस किया पॉवर्टी रिडक्शन पे। तो ऐसे 5-5 ईयर के प्लान करते करते ऑलमोस्ट 15-17 प्लान आए थे, ठीक है, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे रहे थे, अलग अलग स्पेयर्स पे ध्यान दे रहे थे। बट दिस प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। आप सबने न्यूज में नाम सुना होगा इसका बहुत ऑफन, ठीक है, कि नीति आयोग आ गया 2015 में, और अब वो ये सब चीजों से डील करते हैं कि हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे बढ़िया करें, पॉवर्टी रिडक्शन कैसे करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें, इन सब जो सोशल इश्यूज हैं उन सब से डील करते हैं। हम इंडियंस का पास्ट पता है सबको, क्या पास्ट आया है हमारा? कॉलोनाइजेशन, कि हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर घूम रहे थे बहुत सालों तक, और हमें फ्रीडम कब मिली? 1947। तो हम लोगों ने ये सोचा ब्रिटिश इंडिया में ऐसे कब्जा करने की, भाई क्यों? क्योंकि जो इंडिया है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इट्स रिच इन रिसोर्सेज। पर हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, पर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं थी, एप्रोप्रिएट पैसा नहीं था, एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन नहीं था कि हम इस मटेरियल को एक रिसोर्स बना सके। वेयर एज ब्रिटिशर्स, वो एडवांस कंट्री थी, तो उनके पास ये इंस्टीट्यूशन भी था, टेक्नोलॉजी भी थी कि वो एक मटेरियल को एक रिसोर्स बना सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे इंडियन रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लिया और उन्हें एक्सप्लॉइट किया रेकलेसली, उन्हें अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज किया, अपने नेशन की डेवलपमेंट के लिए यूज किया हमारे रिसोर्सेज को, बट विद देयर ओन टेक्नोलॉजी एंड देयर ओन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये रीजन है कि क्यों जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्होंने इंडिया पे अपना कंट्रोल जमाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज को यूज करना चाहते थे। उन्हें लगा यार इंडिया के पास तो बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेज है और इन्हें तो इतनी नॉलेज भी नहीं है कि कैसे यूज करें, तो हम वो चीजें यूज करेंगे। पर फिर क्या हुआ? ओवर द टाइम जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली और हमने रियलाइज किया, जैसा कि हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था, कि मटेरियल को रिसोर्स बनाने के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमने अपने टेक्नोलॉजी पे काम किया। मटेरियल को रिसोर्स बनाने के लिए हमें अच्छी इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया, ठीक है। और जिससे कि क्या बना पाए हम? रिसोर्सफुल कंट्री बन पाए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए और कॉम्पिटिशन के लिए विद अदर नेशंस। अब हमने देखा कि रिसोर्सेज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको कंजर्व करना भी उतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं गांधी जी की बात से, कि गांधी जी कहते हैं सबकी जरूरतों के लिए तो हमारे पास पूरा है, सबकी नीड के लिए हमारे पास पूरा है, बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। ग्रीड के लिए, लालच के लिए हमारे पास पूरा नहीं है। तो अब आप लोग बताइए, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने सीखा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कर सकते हैं, कि प्रेजेंट की भी जनरेशन का ध्यान रखें और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें। सेकेंड अप, और हम कैसे कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्व? एफॉरेस्टेशन करके, ठीक है। और हम कैसे कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्व? उनको रैशनली यूज करके, ठीक है। ये सब कुछ मेथड्स हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। पर अब हम देखेंगे हम किस पे रह रहे हैं? लैंड पे रह रहे हैं। तो अब हम देखेंगे लैंड भी एक रिसोर्स है, मानते हैं आप सब लोग? हम जिस लैंड पे रह रहे हैं वो एक रिसोर्स है। अगर लैंड नहीं होगी हम लोग बढ़िया तरीके से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो एक जो लैंड है वो भी एक रिसोर्स है। लैंड जो है बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो रही है, वेजिटेशन के लिए, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, मतलब घर वगैरह बनाने के लिए,
ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यूज हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज के लिए भी यूज हो रही है। तो ये मल्टीपल थिंग्स के लिए यूज हो रही है। लैंड जो है वो ग्रेजिंग के लिए भी यूज हो रही है। ग्रेजिंग मतलब जहां पे एनिमल्स जाकर खाते हैं, चरते हैं, ठीक है। तो एक लैंड बट मल्टीपल यूजेस, ठीक है। तो हमें वो कंजर्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम यहाँ भी देख सकते हैं कि लैंड के मल्टीपल यूजेस हैं। फर्स्टली वहां पे फॉरेस्ट उग सकते हैं। सेकेंड, आप जहां पे फॉरेस्ट नहीं उग सकते, जो बैरन लैंड है, जो वेस्ट लैंड है, जो फिट फॉर एग्रीकल्चर नहीं है, वहां पे हम उसको बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, इन सब की डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हम ग्रेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर हम वहां पे एग्रीकल्चर के बियॉन्ड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री होगी, फिशिंग होगी, ये सारी एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वन लैंड बट मल्टीपल यूजेस, तो इसको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट हो गया कि एक ही चीज भाई पर इतने सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अब हम इसको कंजर्व करते हैं। और ये हमें कैसे पता लगता है कि एक लैंड वेजिटेशन के लिए यूज होगी, या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज होगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज होगी, या ग्रेजिंग के लिए यूज होगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती है टोपोग्राफी पे। टोपोग्राफी मतलब वहां का टेरेन कैसा है, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, कैसा है। रेस्ट ऑफ डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये सब चीजें। और किस पे डिपेंड करता है, सॉइल पर, कि वहां की सॉइल कैसी है। वहां की सॉइल ऐसी है भी है कि वहां पे हम खेती कर सके। वहां की सॉइल अगर खेती करने के लायक नहीं होगी, एग्रीकल्चर करने के लायक नहीं होगी, तो हम वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट बना सकते हैं। अगर उसके भी वो ठीक नहीं है, उसके लिए भी, तो हम वहां पे ग्रेजिंग कर सकते हैं। अगर उसके लिए भी ठीक नहीं है, तो हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवेज खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि ह्यूमन को ज्यादा जरूरत इसकी है, इसकी है, इसकी है, किसकी है। तो टोपोग्राफी पे, क्लाइमेट पे, सॉइल पे एंड ह्यूमन पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि हम एक लैंड को किस तरीके से यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इस पाई चार्ट को। सबसे पहले हमारे पास 18% है फॉरेस्ट एरिया। सेकेंड अप वी हैव 12% अनकल्टिवेबल लैंड। देन ऑलमोस्ट 5% हमारे पास है नॉन एग्रीकल्चर, की वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अलावा यूज हो रही है। 4.71% है हमारे पास ग्रेजिंग लैंड, जहां पे एनिमल्स चर रहे हैं। फिर है हमारे पास 1.50% जहां पे ट्री खुद ही ग्रो हो रहे हैं, ग्रोव्स खुद ही ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, वो जो लैंड होती है। फिर 6.23% है हमारे पास कल्चरेबल वेस्ट लैंड है वो। फिर उसके बाद हमारे पास नेट सोन एरिया है, सबसे ज्यादा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एरिया सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए, तो हम अपनी कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करें अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब जैसा कि हमने देखा, लैंड एक इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, पर वो डिग्रेडेशन भी हो रही है, खराब भी हो रही है उसकी। क्यों खराब हो रहा है वो? क्योंकि एक तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब हम लोग पेड़ पौधे एकदम यूं ही काट रहे हैं जैसा हमारा मन है। ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स जो है वहां पे ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं हम उनको कि ज्यादा खाएं वो, ठीक है, मतलब हम पूरे अपने इकोसिस्टम का सोचते ही नहीं, एनिमल्स को ऐसे छोड़ देते हैं, भाई खा लो, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहा है, जो हमारा लैंड है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब हो रही है, लैंडस्लाइड्स आ रही है, वहां दिक्कत आ रही है, ठीक है। एंड फिर है हमारे पास और क्या रीजन, हाँ, तो ये सब और कुछ है हमारे पास ओवर इरिगेशन, ठीक है, कि हम किन एरियाज में क्या कर रहे हैं, हद से ज्यादा इरिगेशन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा पानी, हमारा जो लैंड है वो अनफिट फॉर एग्रीकल्चर बन रहा है, ठीक है। ओवर इरिगेशन के कारण हमारा लैंड क्या बन रहा है, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर बने, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया, ज्यादा पानी के कारण। तो जैसे डिफॉरेस्टेशन तो ओवर है ही है, तो माइनिंग एक्टिविटीज हमारी कहां ज्यादा हो रही है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। और ओवर ग्रेजिंग एक्टिविटीज ज्यादा कहां पे हो रही है, हमारे पास राजस्थान में, गुजरात में। ओवर इरिगेशन हमारे पास हो रही है पंजाब में, हरियाणा में। तो जैसे अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग रिसोर्स कॉम्पोजिशन के, इन अ सेम वे अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंड है, तो अलग अलग लैंड के अलग अलग कारण है उसके डिग्रेडेशन होने के। किसी एरिया में डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रही है, किसी एरिया में ओवर ग्रेजिंग के कारण हो रही है, किसी एरिया में माइनिंग के कारण हो रही है, और किसी एरिया में ओवर इरिगेशन के कारण हो रही है। ओवर इरिगेशन मतलब जरूरत से ज्यादा पानी देने के कारण हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सॉल्ट कंटेंट बढ़ रहा है। अब हमने देखे इतने सारे रीजन हैं डिग्रेड होने के लिए, तो अब हमने डिग्रेडेशन के लिए देखे हैं, पर अब लैंड को बचाएंगे तो भी है, तो देखते हैं कैसे बचाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन है हमारे पास कि एफॉरेस्टेशन करके, मतलब ज्यादा पेड़ पौधे उगा के। सेकेंड रीजन है हमारे पास उसको माइनिंग एक्टिविटीज कंट्रोल करके, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज पे हम कंट्रोल लगा देंगे। और फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे ताकि वो डिग्रेडेशन ना कॉज करे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करेंगे। और हम ग्रेजिंग पे भी कंट्रोल लगाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही ग्रेजिंग हो। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपने लैंड को, विच इज द इंपॉर्टेंट रिसोर्स, हम उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। अब हमने देखा लैंड एक कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब हम देखते हैं लैंड के ऊपर क्या गिरी होती है, सॉइल।
तो देखते हैं सॉइल भी उतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है नहीं, पर जैसा कि मैंने आपको बताया सारे रिसोर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मोर और लेस कहीं बार हो जाता है, पर सारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लैंड है हमारी जिसके ऊपर सॉइल होती है, देखते हैं तो लैंड इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो देखते हैं सॉइल कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सो लेट्स टॉक अबाउट सॉइल। तो सॉइल का क्या है हमारे पास, कहीं हमें क्लेई सॉइल मिलती है, कहीं सिल्ट वाली मिलती है, कहीं कंकर्स वाली मिलती है, कहीं लोमी सॉइल मिलती है, सब अलग अलग मिलती है। और ये कैसी सॉइल आपको कहां मिलेगी, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, सेम एज लैंड, टोपोग्राफी पे कि टेरेन कैसा है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट एरिया है, कैसा है क्लाइमेट, कैसा है वहां का, रेनफॉल कितनी मिल रही है उन्हें, टेम्परेचर क्या है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। तो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आपकी एक जगह की सॉइल जो है वो कैसी होगी। अलग अलग सॉइल्स अलग अलग काम करती है, कुछ सॉइल कॉटन उगाती है, कुछ सॉइल वीट उगाती है, कुछ सॉइल शुगर केन उगाती है, कुछ सॉइल कुछ उगाते ही नहीं, बैरन लैंड जिसे हम कहते हैं, वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने लग जाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, हाउसिंग बनाते हैं, ठीक है। और ये जो सारी सॉइल है डिफरेंट इन कलर है, थिकनेस है, टेक्सचर है, एज है, सबकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग है, सब में अलग अलग लेवल ऑफ पोटैश कैल्शियम लाइन सब में अलग अलग है। तो अब हम देखते हैं सॉइल के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल हमें मिलती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, और इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा जो अपने सेडिमेंट्स ला रही है, अपना जो सामान ला रही है, डिपॉजिट्स ला रही है, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, जिससे क्या बन रहा है हमारा, जिससे हमारा बन रहा है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हमें कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी के रिवर्स के साइड पे भी मिलती है, ठीक है। और एलुवियल सॉइल हमारी सैंड होता है, उसमें सिल्ट होता है और क्ले होता है, इट वेरी इन साइज। और ये हमें कहा मिल जाती है, द्वार, कौस, तेरई में। और यहाँ पे दो कॉम्पोजिशन है हमारे पास, खदर और बंगर। खद्दर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल और बांगड़ मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो जो खदर है उसमें फ्यू पार्टिकल्स है, उसमें फाइन पार्टिकल्स है, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। मतलब जो खदर है उसमें से डॉट पार्टिकल्स है, और जो बंगड़ है उसमें से बड़े बड़े पार्टिकल्स है, ठीक है। और न्यू सॉइल कौन सी है, न्यू है खदर, और ओल्ड एलुवियल सॉइल कौन सी है, बंगड़, ठीक है। एलुवियल सॉइल में हमारे पोटैश मिल जाता है, फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है, लाइम मिल जाता है, और यहाँ क्या उग सकती है, शुगर केन, पैडी, व्हीट, ये सब उग सकती है। नेक्स्ट अप वी हैव ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल एज द नेम सजेस्ट इट्स ब्लैक इन कलर, और इसे हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और ये हमें कहा मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू में। और इसका कलर ब्लैक क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास वॉल्केनो है, ये हमारे पास वॉल्केनो है, इसमें से जो बाहर निकला वो जब स्टेबल हो गया, जब वो सॉल्टिफाई हो गया, तो वहां पे क्या बन जाता है हमारे पास, ब्लैक सॉइल बन जाती है। तो ये हमें कहा मिलता है, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ सब। और या इसका क्ले टेक्सचर होता है, क्ले मटेरियल होता है इसका। इन एडिशन देयर सॉइल, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, कार्बोनेट बहुत ज्यादा है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, पोटैश, लाइन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे पास ये रहा मैप, ये है हमारे पास फॉरेस्ट एरिया, ये है हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स जो है एलुवियल एरिया, ये है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू हमारे पास है ब्लैक सॉइल, फिर यहाँ थोड़े से एरिया में और यहाँ एरिया में हमारे पास है लेटराइट सॉइल, और एरिड एरियाज में है हमारे पास एरिड सॉइल, जैसे राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए। और ये जो ब्लैक सॉइल है ना, इसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में फोटो भी बनी हुई है। क्यों आते हैं, क्योंकि हॉट वेदर है, बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पे, इसलिए इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको प्रॉपर इरिगेशन करना इनका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि ये फिट बन सके फॉर द सर्वाइवल ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट अप वी हैव रेड एंड येलो सॉइल। ये हमें वहां मिलती है जहां पे लो रेनफॉल होता है, सर्दर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, जैसे ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ सब मिलती है। इन सॉइल का रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ आयरन होती है, जब आयरन की रस्टिंग होती है वो रेड और ब्राउनिश सा कलर छोड़ती है, हम यहाँ पे उसकी बात करें। और ये येलो कलर कब हो जाता है, जब वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन हो हाइड्रेटेड फॉर्म में, जब डिफ्यूजन ऑफ आयरन में पानी हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो, और उसको हम क्या कहते हैं, येलो सॉइल। तो रेड सॉइल हुई क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन हुआ, एंड व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, वो क्या बन गई, येलो सॉइल। फिर है हमारे पास लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमें मिलती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, और इधर इंटेंस लीचिंग होती है। इंटेंस लीचिंग मतलब बहुत सारा पानी डालना, जिससे क्या हो, जो हमारी केमिकल की लेयर्स हो वो रिमूव हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग मतलब बहुत ज्यादा पानी डालना, जिससे क्या हो, हमारी केमिकल की लेयर रिमूव हो जाए। तो ये इधर बहुत ज्यादा लीचिंग होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है, और ये एसिडिक होता है, और ह्यूमस भी इसमें बहुत होता है। पर यहाँ पर इरोजन बहुत ज्यादा होता है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। सॉइल इरोजन मतलब रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। हमारे पास टर्म है सॉइल इरोजन, अभी हम इसको आगे देखेंगे, पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो हमें प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स लेने पड़ते हैं इस लेटराइट सॉइल को वर्क करवाने के लिए, तभी ये वर्क कर पाती है। और यहाँ पे टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, ये सब ग्रो होता है। फिर हमारे पास है एरिड सॉइल।
इट्स रेड टू ब्राउन इन कलर। ये हमें एरिड एरियाज में मिलती है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और इसमें सॉल्ट का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन फास्टर होती है, पर यहाँ पर कमी होती है ह्यूमस की और मॉइस्चर की। द कंकर लेयर फॉर्मेशन, तो एकदम प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये अच्छे से वर्क कर सकती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर। फिर हमारे पास है फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज में मिलती है। इस सॉइल का टेक्सचर वेरी करता है फ्रॉम माउंटेन टू माउंटेन। क्यों? क्योंकि कोई माउंटेन सैंड का बना हो सकता है, कोई माउंटेन स्नो का बना हो सकता है, कोई माउंटेन रॉक का बना हो सकता है, कोई माउंटेन सिर्फ मिनरल्स का बना होता है। तो इट वेरीज फ्रॉम माउंटेन टू माउंटेन। और ये जो सॉइल है ये एक्सपीरियंस करती है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर द सॉइल इरोजन। मतलब डेन्यूडेशन और सॉइल इरोजन एक ही बात होती है। अब हमारे पास आता है सॉइल इरोजन क्या होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सॉइल इरोजन मतलब रिमूवल ऑफ टॉप लेयर इज नोन एज सॉइल इरोजन। और इसके एजेंट्स मतलब कौन ये कर सकता है? विंड कर सकती है, वाटर, ये सब क्या करते हैं? हमारे सॉइल को इरोजन करते हैं, सॉइल इरोड करते हैं। और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो ये कॉज करते हैं, जैसे हो गया डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओवर इरिगेशन। तो ये मल्टीपल रीजंस है जो क्या कॉज करते हैं? हमारा सॉइल इरोजन कॉज करते हैं। ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, तो ये क्या है? मल्टीपल रीजंस हैं जो क्या कॉज करते हैं? हमारा सॉइल इरोजन कॉज करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है गुलीज। ठीक है, तो गली इरोजन क्या होता है? गली इरोजन मतलब जब हमारा पानी आ रहा है और वो सॉइल में इतने डीप कट्स बना देता है अपनी पावर से, उनको जो उसके सेडिमेंट से उन्हें इरोड करके एक गली टाइप बना देता है, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गली इरोजन। और सेकंड हमारे पास टर्म है बैडलैंड। बैडलैंड और वेस्टलैंड इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि एक लैंड बैडलैंड क्यों है, क्योंकि उसका सॉइल बढ़िया नहीं हो सकता, लैंड बढ़िया नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो है बैडलैंड, मतलब अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज बैडलैंड। तो अब हमने देखा यहाँ पर इतने सारे कॉजेज है सॉइल इरोजन के, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग होगी, इंडस्ट्रियल वर्क हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, और कौन इरोजन कॉज कर रहा है? विंड एंड वाटर। दीज आर नोन एज द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो अब हम सॉइल इरोजन ना हो, मतलब हम इस पे क्रॉस लगा दे, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये ध्यान से सुनना। फर्स्ट अप वी हैव कॉन्टोर फ्लोइंग। कॉन्टोर फ्लोइंग मतलब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉन्टोर फ्लोइंग। तो हमने समझो यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करी और साथ में हमने मिट्टी की थोड़ी उभरी हुई सी परत लगा दी, तो हम यहाँ से वाटर को रन कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? डिक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ वाटर। तो इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड अप वी हैव टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग हम सब लोगों ने देखा है स्टेप्स में होती है। तो उससे क्या होता है? अगर पानी यहाँ पे आ रहा है तो उसकी स्पीड यहाँ ज्यादा होगी, तो शायद वो यहाँ ही रोड कर ले, पर उसका इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे इसका इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, तो इससे क्या हो रहा है? इरोजन कम हो रहा है या इरोजन होने के चांसेस डिक्रीज हो रहे हैं। थर्ड अप वी हैव स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग होती है बीच में क्रॉप्स उगाना और साइड में बड़ी बड़ी घासें उगा देना, ताकि विंड का जो प्रभाव है वो कम हो जाए, विंड की स्पीड कम हो जाए और जो क्रॉप्स तक विंड पहुंचे और यहाँ के सॉइल तक विंड पहुंचे वो कम पहुंचे। यहाँ पे हमने बड़ी बड़ी घासें लगा दी, बड़ी बड़ी ग्रासेस लगा दी, ताकि विंड की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाए। फोर्थ अप वी हैव शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स आपने बहुत जगह देखी भी होगी कि बीच में क्रॉप उगाया, किसके बीच में? यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे, उनके बीच में हमने क्या उगा दी? क्रॉप उगा दी। क्यों? विंड की स्पीड को स्लो करने के लिए। तो फैक्टर्स लाइक contour flowing, terrace farming, strip farming and shelter belts ये वर्क कर सकते हैं in order to conserve our soil erosion। तो हमने क्या देखा कि soil erosion मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो सॉइल erosion करवाते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है अच्छे से, वो हो गया। ठीक है, और ओवर पॉपुलेशन हो गया। तो ये सब कुछ मल्टीपल फैक्टर्स है दैट लीड्स टू द सॉइल इरोजन। या फिर हम फार्मिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उससे भी हमारा सॉइल इरोजन हो सकता है। फिर हमने कुछ डिस्कस करे कुछ स्टेप्स जिससे हम सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कॉन्टोर फ्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड फोर्थ वन इज शेल्टर बेल्ट्स, जो मैंने आपको समझाया। और आप इनकी फोटोज क्लियरली देख सकते हैं ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा और इमेजिनेशन होने में इजी रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके तो बताया ही, और हमने दो टर्म्स और पढ़ी कि गलीज क्या होती है और बैडलैंड क्या होती है। ट्रू। सो विद दिस हमारा सॉइल का टॉपिक भी खत्म होता है। और जो सॉइल हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ी है, जिसमें एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब है, उधर आपको एकदम क्रैमिंग करनी पड़ेगी कि उनका कितना टेम्परेचर है, क्या कौन से मिनरल उसमें मिल रहे हैं, कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है, कितना रेनफॉल चाहिए, उधर थोड़ी क्रैमिंग की जरूरत है। बाकी पूरा चैप्टर इजी था, बस एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।